एमडी जूलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम में स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइसोसोम की संरचना और लाइसोसोम के कार्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लाइसोसोम सेल में पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है, कोशिका का अंगक है, जिसमें यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइसोसोम, इसको जूम इन किया हुआ है, जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, ये लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम जो कि आपको इस सेल में जो दिखाया गया है, सेल में भी आप इसको देख पा रहे हैं, ये एक गोलाकार संरचना है, गोल के समान संरचना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम सेल के बेसिक बातें एक बार जान लेते हैं। ये सेल है, ये जो सेल है, एक जो सेल है, इसमें बाहर की तरफ मेम्ब्रेन पाई जा रही है, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ को घेरे हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती, ईआर पाई जाती है। ईआर के नज़दीक गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी बॉडीज़ पाई जाती है, और गोल्जी बॉडीज़ के किनारों के आसपास पाया जाता है लाइसोसोम्स। तो हम लाइसोसोम को पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी इसको हम ब्रेक करके पढ़ें तो लाइसो प्लस सोम। सोम का मतलब होता है बॉडी, और लाइसो का मतलब डाइजेस्टिव, यानी ऐसी बॉडी जिसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेस्ट कर सकती हैं, उसको हमने नाम दिया है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इस प्रकार की संरचना होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी ये सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, एक कोशिका का अंगक है। ये किस तरह पाई जाती है? वेसिकुलर, यानी ये एक गोलाकार वेसिकल के समान संरचना होती है, एक सेल ऑर्गेनेल है। दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंड फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। और जो इसका निर्माण होता है वो गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी काय के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। और किस रूप में हो रहा है? बाय द प्रोसेसिंग ऑफ पैकेजिंग। कोई भी पदार्थ जो कि गोल्जी एपरेटस पैक करके वेसिकल्स के रूप में जो दे रहा है, वही लाइसोसोम होता है। यानी हम उसके उद्भव की बात करें तो सिंपल सा ये समझ में आता है कि गोल्जी एपरेटस से ही लाइसोसोम का ओरिजिन होता है। अब हम समझते हैं इसकी उपस्थिति के बारे में, अकरेंस के बारे में। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद रहेंगे, जैसे कि कुछ प्लांट्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। मैच्योर आरबीसी, जो परिपक्व जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनमें भी लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसके बारे में आरबीसी को एक ट्री सेल नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल वैसे ही एब्सेंट होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। शेप की बात करें, ये छोटी संरचना वाली स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल शेप में पाई जाती है, गोल के समान, गोल आकार हमें दिखाई दे रही है। ये गोल के आकार की हमें दिखाई पड़ती है जब हम सेल को देखते हैं। साइज़ की बात करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से 1.2 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, इसका व्यास होता है। ये लाइसोसोम यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम समझते हैं लाइसोसोम की खोज से संबंधित बातें। इसकी खोज किस प्रकार से हुई है? लाइसोसोम्स डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे इन 1955। 1955 में क्रिश्चियन डी डुवे द्वारा लाइसोसोम को खोजा गया था। डू डिवे वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़। डू डिवे को नोबेल प्राइज़ भी सम्मानित किया गया था इन 1974। 1974 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस फील्ड में? फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को उन्होंने खोजा, एंड अदर ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा अदर ऑर्गेनेल्स में जिसमें पेरोक्सिसोम शामिल है, यानी पेरोक्सिसोम की जो खोज का श्रेय है उसको भी डी डुवे को ही जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी डन बाय नोविकोव। जो लाइसोसोम है उसकी जो सूक्ष्मदर्शी से संरचना का जो अध्ययन नोविकोव द्वारा किया गया था, 1956 में किया गया था। अब हम समझते हैं
ये वास्तव में कौन सी सेल में अधिक होगा? हाई नंबर ऑफ लाइसोसोम प्रेजेंट इन लीवर, ये लीवर में अधिक मात्रा में पाया जाएगा। पेनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, इन सब सेल ऑर्गेनल में ये सेल जो ये ऑर्गन्स हैं उनकी सेल में ये ऑर्गेनल्स के रूप में पाया जा रहा है और इनकी संख्या अधिक होगी। आप सरल शब्दों में ये भी अनुमान कर सकते हैं कि जहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा वहाँ पर ऑब्वियसली लाइसोसोम भी डेवलप होगा। ये यहाँ पर जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये क्रिश्चियन डी डुवे हैं जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की है। समझते हैं अब हम लाइसोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की संरचना सिंपल स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं पाया जाता है। मीन्स एक सरल, एक चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, एक वैक्यूल के समान होता है, एक रिक्तिका के समान होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कुछ पदार्थ भरा रहता है जिसको डेंस मटेरियल कहते हैं और जो अंदर जो पदार्थ भरा होता है वही इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यानी इसकी स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं। एक मेम्ब्रेन पार्ट होता है जो कि पूरे जो वैक्यूल है उसको कवर करके रखती है या लाइसोसोम को कवर करके रख रही है। एंड इंटरनल डेंस मटेरियल्स पाए जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर ये लाइसोसोम्स है तो इसके अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ रहता है। मेम्ब्रेन्स आर सिंगल, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, हम बात कर चुके हैं कि एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेड बाय लिपोप्रोटीन्स, जो लिपोप्रोटीन्स यानी लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई संरचना है, जैसे सामान्य सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई संरचना होती है। हालांकि आप इनका कंपोजिशन लगभग जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी बॉडी है, उसी के समान होता है। इंटरनल डेंस मटेरियल कंटेन वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स भी पाई जा सकती है और पदार्थ भी पाए जाते हैं। आंतरिक में कुछ वैक्यूल भी पाई जाएगी और कुछ पदार्थ भी पाए जाएंगे। एसिडिक पीएच, जो लाइसोसोम को अगर हम इसके इंटरनल में देखें या हम इसके जो अंदर की तरफ जो डेंस मैटर है उसकी बात करें तो लाइसोसोम के अंदर का जो वातावरण होता है उसकी पीएच 4 से 5 पीएच होती है। यानी ये एसिडिक एनवायरनमेंट का एसिडिक एनवायरनमेंट होता है अंदर की तरफ। ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रोटॉन पंप्स, ये प्रोटॉन पंप्स के होने की वजह से एच ज़्यादा लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है ऑफ इन द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, वो किसी एक रूप में नहीं पाई जाती है। बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म इसमें पाई जाती है, लाइसोसोम के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे और मॉर्फिम्स, इसकी जो आकृति होती है अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो डी रॉबर्टीज जो उन्होंने 1977 में लाइसोसोम को बताया कि इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 प्रकार का पाया जाता है। हालांकि बेसिकली जो टाइप पाया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम ही होते हैं, लेकिन डी रॉबर्टीज ने 4 प्रकार बताए थे और 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनको भी हम इस वीडियो में समझते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स, लाइसोसोम का एक प्रकार। सेकेंडरी लाइसोसोम्स जिसको हम फैगोसोम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है रेजिडुअल बॉडी, अवशिष्ट जो काय होती है, रेजिडुअल जो बॉडी होती है, बची कुची जो भी संरचना होती है उसको हम रेजिडुअल बॉडी कह रहे हैं। एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल्स पाई जाती हैं। समझते हैं एक एक को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स के बारे में। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, इसको हम सरल शब्दों में इससे समझते हैं। जो गोल्जी बॉडी है उसके किनारों से, गोल्जी बॉडी की जो ये हैं गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी, इन सिस्टर्नी के किनारों से जब आप देख रहे हैं इस तरह की एक स्ट्रक्चर रिलीज हो रही है और ये स्ट्रक्चर रिलीज होकर प्राइमरी लाइसोसोम्स का निर्माण कर रही है। ये प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण कर रही है। तो ये स्मॉल, छोटी, कौन प्राइमरी जो लाइसोसोम होता है वो स्मॉल, बहुत ही छोटी संरचना होती है। सेक लाइक न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होती है। नई जो हम यूँ कहें कि सबसे नया जो लाइसोसोम होता है वो प्राइमरी लाइसोसोम्स होता है। ट्रू लाइसोसोम, वास्तविक लाइसोसोम यही लाइसोसोम होता है, क्योंकि हम जानेंगे कि जो दूसरे प्रकार हैं वो किस तरह से बनते हैं। दैट फॉर्म्स
फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के ये जो अंतिम भाग हैं इनको हम कहते हैं डिस्टल एंड, डिस्टल एंड ऑफ सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी के अंतिम छोर होते हैं, इसलिए इसको, और इस अंतिम छोर से ये भी हो गया डिस्टल एंड ऑफ गोल्जी बॉडी, इससे ये बनते हैं। इसको हम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, किनको? प्राइमरी लाइसोसोम्स को। कंटेन एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इस प्राइमरी लाइसोसोम्स में जो एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, मेन इसमें जो कंपोनेंट है वो एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। अब हम समझते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बारे में। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम्स फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस एंड पिनेकोसाइटोसिस इन ए सेल। एक कोशिका में जब फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है और पिनेकोसाइटोसिस की जब प्रोसेस होती है तो उसके माध्यम से जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पर एक सेल का ये मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन दिखाई गई है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन ने कुछ पदार्थ को अंदर खाया है, यानी ये कोई सॉलिड मटेरियल था जिसका अणु बड़ा था, इनको सेल ने खाकर अंदर ले लिया। अंदर ले लिया इस पदार्थ को, ये प्रक्रिया होती है फैगोसाइटोसिस। लेकिन अगर कोई लिक्विड मैटर उसको एनगल्फ कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पिनेकोसाइटोसिस। तो एक सेल जब फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस की प्रक्रिया करती है तो इस प्रक्रिया में एक वैक्यूल का निर्माण होता है, एक छोटी सी इस तरह की संरचना बनती है और इसमें ये जो फूड मैटर होता है वो भरा हुआ रहता है। अब इसमें क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर है इसके साथ में प्राइमरी लाइसोसोम आकर जुड़ जाता है, और जब ये प्राइमरी लाइसोसोम इसके साथ में आकर जुड़ता है तो ये संरचना बन जाती है फैगोसोम्स, और जिसको ही वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स कह रहे हैं। समझते हैं, आउटर सेल्यूलर सब्सटेंसेस, सेल के बाहर जो भी पदार्थ हैं, कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, जो कि किससे कवर्ड है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, क्योंकि ये यहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो ये वास्तव में सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, और ये यहाँ से अलग हो जाती है, अलग हो जाती है तो ये किसकी बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन की। अब इसमें जो भी पदार्थ हैं इसको हम कह देते हैं फैगोसोम्स कह रहे हैं, फैगोसोम्स कह रहे हैं। फैगोसोम्स अब क्या करता है, अटैच विद द प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये फैगोसोम्स तो है लेकिन ये अकेला इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में जाकर जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ता है तो इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। ये हुआ सेकेंडरी लाइसोसोम। मीन्स हम क्या कहेंगे कि बाहर से फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस की प्रक्रिया के बाद में जो मेम्ब्रेन से कवरिंग जो भी मटेरियल था वो अगर प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में जुड़ जाता है तो हम इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम आल्सो नोन एज फैगोलाइसोसोम्स, क्योंकि उसके पास में वो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा आया हुआ है, तो फैगोलाइसोसोम्स कहते हैं, या हम इसको हीट्रोलाइसोसोम्स कहते हैं, या हीट्रोफैगोसोम्स भी कह देते हैं। ये इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये बात थी सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में बात। अब हम समझते हैं नेक्स्ट रेजिडुअल बॉडीज़ के बारे में। रेजिडुअल बॉडीज़ क्या होती है? जो मेन प्रकार थे लाइसोसोम के वो तो दो हो गए, लेकिन अब रेजिडुअल बॉडीज़ लाइसोसोम्स क्या होते हैं? आफ्टर द डाइजेशन बाय सेकेंडरी लाइसोसोम्स, जब सेकेंडरी लाइसोसोम्स का जो सेकेंडरी लाइसोसोम मतलब जब वो फैगोसोम्स के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है, इफ़ सम सब्सटेंसेज सच एज, कुछ पदार्थ जैसे कि फैट, माइलिन बॉडीज रिमेन, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी। पाचन के पश्चात यानी फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया होने के बाद में उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई। अब उस सेकेंडरी में क्या होगा, डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद में भी अगर कुछ पदार्थ बच जाता है तो वहाँ पड़ा रहता है, इसलिए इसको रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। डायग्राम के थ्रू हम इसको रेजिडुअल बॉडी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ गोल्जी अपरेटस से प्राइमरी लाइसोसोम बना। प्राइमरी लाइसोसोम या तो अपने पदार्थ सेल के बाहर छोड़ देता है, जैसे कि इसको एंजाइम छोड़ना हो, हाइड्रोलाइटिक जो भी एंजाइम यानी हम पाचन के लिए जो भी काम करना हो बाहर छोड़ देता है,
या यह किससे जुड़ जाता है, यह फेगोसोम्स के साथ जुड़ जाता है। यानी जैसे कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को सेल ने, एक कोशिका ने अंदर लिया है और अंदर लेने के बाद में ये जो है कवरिंग, ये वास्तव में सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के साथ में यानी इस प्रोडक्ट और ये दोनों प्रोडक्ट आपस में जुड़कर हम इसको कह रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इस सेकेंडरी लाइसोसोम को हमने यहाँ पर फ्यूज़ कर दिया पूरी तरह से और इसमें जो भी पदार्थ था उसको हमने डाइजेस्ट कर दिया। कैसे डाइजेस्ट किया, क्योंकि लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और जो भी पदार्थ होता है उसको डाइजेस्ट करने का इसका काम होता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद में या तो ये पदार्थों को बाहर कर देता है या इसमें कुछ पदार्थ बच जाता है। यानी इस स्ट्रक्चर में जो पाचित नहीं होता है वो एक रेजिडुअल बॉडी में संग्रहित हो जाता है। यानी वो कुछ बचा हुआ, ये रूप एक ही है, आगे जाकर इसका रूप बदल रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर रेजिडुअल बॉडी कह रहे हैं। और ये भी रेजिडुअल बॉडी भी एक तरह का लाइसोसोम्स ही है, क्योंकि आप इसका जब ओरिजिन देखेंगे तो प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी के बाद में ये रेजिडुअल बॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसमें कुछ पदार्थ जैसे कि फैट और माइलिन बॉडीज़ पड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होती है, इनको हम कहते हैं साइटोलाइसोसोम्स या ऑटोफेगोसोम्स या ऑटोलाइसोसोम्स। यानी समटाइम्स लाइसोसोम डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ समय कभी कभी क्या होता है, जो लाइसोसोम है वो किसी सेल ऑर्गन के साथ में जुड़ जाता है। यानी वह जैसे कोई वैक्यूल है, उसने जैसे कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को उसने एनगल्फ किया और माइटोकॉन्ड्रिया को उसने डाइजेस्ट कर दिया। यानी ये ऑटोफेजिक वैक्यूल जो लाइसोसोम है उसका निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइसोसोम है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है या कोई दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं उनको पाचन करने का काम करेगा और इसके बाद में भी अगर इसमें भी पाचन के पश्चात कुछ पदार्थ बचता है तो वह रेजिडुअल बॉडी के रूप में सेल में पाया जाता है, एक कोशिका में पाया जाएगा। अब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है। दे कंटेन यानी लाइसोसोम्स, और मोस्टली हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में मद्देनजर रखते हुए हम ये ध्यान रखेंगे। 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। विच हाइड्रोलाइज प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं यानी प्रोटीन का पाचन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं एंड लिपिड का पाचन करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में, ग्लाइकोसाइडेज, मेनोसाइडेज, ये हो गए कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए, एसिड फॉस्फेटेज, एस्ट्रेज, एसिड लाइपेज, इस प्रकार के कई इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। पीएच लगभग 4 से 5 पीएच होती है। एसिड हाइड्रोलाइटेज एंजाइम पाए जा रहे हैं, मोस्टली इनको कॉमनली हम एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम कह देते हैं। ऑल एंजाइम्स आर ग्लाइकोप्रोटीन, जितने भी एंजाइम हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन पार्ट पाया जाता है। समझते हैं हम इसके फंक्शंस के बारे में, जो लास्ट है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की कार्य क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी ये सेल के बाहर की तरफ अपना प्रोडक्ट छोड़ता है और प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो एंजाइम हो सकते हैं और एंजाइम क्या करता है, सेल के बाहर ये डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे कि इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कह रहे हैं। तो डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में बड़े बड़े अणुओं का पाचन किया जाता है। जैसे ह्यूमन्स में या अधिकांश जो जीवित जीव हैं उनमें पाचन की जो क्रिया होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होती है, यानी कोशिकाओं के बाहर ही होती है। क्या होता है, हमारी स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग है, सेल की जो लाइनिंग है, वहाँ से पदार्थ छोड़े जाते हैं एक कैविटी में, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर की तरफ एक कैविटी है, जैसे कि स्टोमक में पेट पाया जो हमारा खाली स्थान होता है, जगह होती है, वहाँ पर लूमेन में छोड़ा जाता है और वहाँ पर पाचन की प्रक्रिया होती है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, आपने अमीबा में आपने पढ़ा है कि अमीबा एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसमें पाचन के लिए ये सेल के अंदर ही पाचन जो एंजाइम है उनको रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है इंट्रासेल्युलर स्क्वेंजर्स। ये इंट्रासेल्युलर स्क्वेंजर्स की तरह काम करता है।
यानी सेल के अंदर, इंट्रा का मतलब हो गया सेल के इनसाइड की तरफ। ये स्क्वेंजिंग का काम कर रहा है, यानी साफ सफाई का काम कर रहा है। यानी जो भी खराब, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो चुका है, गोल्जी बॉडी पुराना हो चुका है, तो कुछ उनको मतलब उनको पदार्थों को काम में ले लिया जाता है, उनको पूरी तरह से पाचित करके ख़त्म कर दिया जाता है, साफ़ सफाई इसके द्वारा कर दिया जाता है और उनको प्रोडक्ट को बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा ऑटोफेगी भी करता है। ऑटोफेगी यानी जिसको भी, इसको मान लीजिए कि खुद को ही नष्ट करना होगा तो भी ये अपने एंजाइम को खुद में ही रिलीज़ कर देता है। फोम डिस्पोजल बैग्स, और ये जो भी खराब पदार्थ होते हैं उनके छोटे छोटे बैग बना देता है, जिनको हम डिस्पोजल बैग कह रहे हैं। बैग का आशय है कि जो रेजिडुअल बॉडी है वो बना लेता है और इनको बाहर कर दिया जाता है। रिमूवल ऑफ डेथ सेल, डेथ सेल यानी ये अपने आप को, डेथ सेल तो वो सेल के अंदर तो खुद ही है लाइसोसोम्स, लेकिन जब ये ऐसा क्यों करता है, लाइसोसोम मान लीजिए कि कोई सेल पुरानी हो चुकी है तो वो बर्स्ट हो जाता है उसमें, और बर्स्ट होकर वो अपने आप को ही ख़त्म कर देता है। तो हम कई बार इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैला भी कह देते हैं। किसको? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैला भी कह देते हैं। इन मेटामॉर्फोसिस, यह मेटामॉर्फोसिस भी करता है। मेटामॉर्फोसिस जैसे कि जो टेडपोल जो लार्वा होता है, मेंढक का जो लार्वा होता है उसको हम टेडपोल कहते हैं। उस टेडपोल लार्वा में पूंछ पाई जाती है, लेकिन एडल्ट जो मेंढक होता है उसमें आपको टेल देखने को नहीं मिलती। तो टेल का रिग्रेशन कैसे होता है? वो लाइसोसोम की मदद से होता है, वो धीरे धीरे सेल्स को ख़त्म कर देता है। इन फर्टिलाइजेशन, यह निषेचन की क्रिया में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। किस प्रकार से? आपने ध्यान से पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम गोल्जी बॉडी पढ़ रहे थे तो गोल्जी बॉडी के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है, और एक्रोसोम वास्तव में उसमें जो छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में जो प्रोडक्ट पाए जा रहे हैं उसमें एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, और वो एंजाइम क्या करेंगे? वो फर्टिलाइज करेंगे, ओवा को फर्टिलाइज करेंगे, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको गलाने का काम करते हैं। स्पर्म लाइसोसोम्स कंटेन, जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटीएज एंजाइम पाए जा रहे हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम पाए जा रहे हैं। तो ये एंजाइम जो ओवा होगा उसकी मेम्ब्रेन को गलाने में मदद करते हैं। रिलीज ऑफ हार्मोन, हार्मोन को सेल के बाहर निकालने में मदद करते हैं। ओस्टियोजेनेसिस, बोन्स के निर्माण में भी मदद करते हैं। ये बात हुई इसके कार्यों के बारे में। एक छोटा सा फैक्ट जान लेते हैं। एक होता है लेबिलाइजर्स और दूसरा टर्म है स्टेबिलाइजर्स। लेबिलाइजर क्या होते हैं? लेबिलाइजर आप सिंपल ऐसे समझें, सरल शब्दों में ऐसे समझें कि जो लाइसोसोम है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, और स्टेबलाइजर लाइसोसोम को कौन बनाए रखता है एक कोशिका में, उनके बारे में हम जानते हैं। लेबिलाइजर, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ब्लास्ट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये कुछ पदार्थ हैं, उनकी वजह से लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो होती है, लाइसोसोम की जो, जैसे कि ये लाइसोसोम है उसके अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ रहता है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको तोड़ने का काम, यानी ये ब्रेक हो जाती है, जगह जगह से टूट जाती है, और इसके जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। ये पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। तो ये तोड़ने का काम कौन करते हैं? जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, डिटर्जेंट हो सकते हैं, एंडोटॉक्सिकेंट हो सकते हैं, यानी सेल के अंदर कोई जो टॉक्सिक पदार्थ बन गए हैं उनकी वजह से हो सकता है, विटामिन ए, बी, के, बाइल सॉल्ट, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ये इस तरह से ब्लास्ट हो सकता है। तो इनको, जो इस मेम्ब्रेन को ब्लास्ट कर दें, तोड़ दें, तो इनको हम कहते हैं लेबिलाइजर्स। और लेबिलाइजर्स जो हैं उनकी कैटेगरी में है, जैसे इतने सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं। जैसे लेबिलाइजर आपको पूछे कौन कौन से हैं, तो उसमें प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, और ये सभी पदार्थ हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजर क्या है? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन स्टेबल, स्टेबलाइजर मीन्स स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये अपनी शेप में, यानी मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है, ये मेम्ब्रेन यूं की यूं बनी रहती है। कोर्टिसोन की वजह से, क्लोरोक्विन एक ड्रग है, एंटी
हिस्टामिन एंड हिपेरिन, इन सब की वजह से ये मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है, इसलिए इनको स्टेबलाइज़र कहते हैं। ये बात हुई ऑल ओवर लाइसोसोम्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।